अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी मोहब्बत जुनैद की आवाज़ से शुरू हुई थी और ना जाने कब मैं उसके दिल तक जा पहुंची थी। मोहब्बत भी वो जो मेरे पास खुद चल के आई या मैं अपने कदमों पर चल के उसके पास गई थी। मैं कभी इसका जवाब तलाश नहीं कर सकी। मैं कभी भी इश्क, मोहब्बत या प्यार की पैरोकार ना थी और ना ही इस सब के बारे में कभी सोचा था। मगर ना जाने कौन सा लम्हा मुझे इश्क के समंदर में धकेल लाया और मैं उसमें गर्क होती चली गई। मेरी जुनैद, जो उस वक्त पंजाब पाकिस्तान नेवी में था, उसे मुलाकात एक फेसबुक मेडिकल ग्रुप के जरिए हुई। दरअसल मेरी माँ की ख्वाहिश और मेरा मकसद डॉक्टर बनना था और इसी गर्ज से मैंने मेडिकल ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे ताकि हर नई आने वाली खबर से आगाही मिल सके। मगर इस बात से बेखबर थी कि ऐसा करके मैं किस दलदल में कदम रख रही हूं। एक दिन जुनैद ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं सोचती थी कि मैंने जुनैद को नहीं देखा था और ना ही जुनैद ने मुझे देखा था। मैं इस सब को समझ ना सकी और इनकार मेरे पास आखिरी हल था, इस बात से जान छुड़वाने का कि जो मैंने कर दिया। उसके बाद रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उसने पहली बार जब कॉल पर बात की तो कहा, कैसी हो मोहतरमा? उधर ये आवाज और इधर मेरा दिल। मैं जैसे उसकी आवाज के नशे में खो गई, ज़मानो मकान की कैद से आजाद होके, अपने इर्द गिर्द के हर खौफ को भुला के, आंखों की बसीरत खो के, उसकी आवाज के हिसार में अपनी रूह का सौदा करके, अपना दिल हथेली पे रख के जुनैद को पेश कर चुकी थी। अब मेरी आंखों में एक तरफ डॉक्टर बनने का मकसद था और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि सामने मंजिल थी और पीछे उसकी आवाज। रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिछड़ जाता। हमारे दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हम घंटों बातें किया करते और इस सफर में ना जाने हम कब एक दूसरे के इतना करीब हो गए कि ऐसा महसूस होने लगा कि एक दूसरे के बगैर हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। हम ये समझने लग गए कि हमारी जिंदगी एक दूसरे के बगैर अधूरी है। हम हर रात में बात करते, हर दिन का आगाज एक दूसरे से करते, गोया कि हम एक दूसरे के लिए ऐसे जरूरी थे कि जैसे चांद को चमक, रात को तारीकी और दिन को उजाला। ये एहसास अल्फाज की जुबान में इस तरह भी बोला जा सकता है, मत पूछ कैसे गुजरता है मेरा हर पल तेरे बिना। कभी बात करने की हसरत, कभी दीदार की तमन्ना। अब मुलाकातें उरूज पर थीं और हम मोहब्बत की उस इंतहा पर थे कि दोनों शादी करना चाहते थे। उसी दौरान एक दिन जुनैद ने मुझे बताया कि उसकी जिंदगी में मुझसे पहले एक और लड़की थी जो उसकी कजिन थी। उसका नाम फरिया था और वो दोनों 5 साल से साथ थे। ये बात उसने इससे पहले मुझसे कभी नहीं की थी। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं उसकी दूसरी मोहब्बत थी, लेकिन मैं खुश थी कि वो मेरी पहली मोहब्बत या फिर शायद पहला इश्क था। मुझे तशवीश हुई कि मैं जान सकूं क्या अब भी वो उसकी जिंदगी में है या नहीं। वैसे तो उसके साथ
अपने ताल्लुक को देखकर मैं ये कह सकती थी कि मैं उसकी हूं और वो मेरा। हम दोनों के अलावा कोई तीसरा हमारे बीच नहीं हो सकता। लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने पूछा कि जुनैद, तुमने उसे क्यों छोड़ा? तो उसने बताया कि मैंने फरिया के मोबाइल में एक लड़के का नंबर देखा था जो उसकी यूनिवर्सिटी का था। उससे फरिया ऐसे ही बातें किया करती थी जैसे मुझसे करती थी। मैं ये बर्दाश्त ना कर पाया कि मोहब्बत में बेवफाई हो। मैं सारी दुनिया को छोड़कर उसे चाहता था और वो मुझे छोड़कर उसे चाहती थी। इसलिए तब मैंने अपना रास्ता जुदा कर लिया। एक ठंडी आह के साथ उसने कहा, अब लौट के मत आना। मर गया वो शख्स जो तुझ पे मरता था। मैंने पढ़ रखा था कि शक मोहब्बत का एक हिस्सा है और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको खोने से डरते हैं। इसलिए दिल में शक पैदा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। यही हालत मेरी थी और मैंने उससे पूछा कि अब तुम उसको याद करते हो? तो जुनैद आग बगोला हो गया और बोला, मुझे सख्त नफरत है उससे। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। बल्कि मैंने फरिया के घर से निकलते वक्त उसको बहुत बुरा भला कहा और गालियां भी दी। वो रोती रही लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। दोनों तरफ एक लम्हे की खामोशी के बाद मैं उसके चेहरे पर नजरें जमाए सवालिया निगाहों से उसे सुन रही थी और वो बता रहा था कि कुछ अरसा बाद उसे मालूम हुआ कि फरिया की मंगनी उसके एक कजिन से होने वाली है जिसको मैं जानता था। और मैंने अपने घर वालों को उसके घर भेजा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ रिश्ता करने से इनकार कर दिया। तब मेरा दिल बहुत दुखा और मैं उसे हालात का तकाजा या फिर किस्मत का खेल समझकर खामोश हो गया। खैर, मैंने जुनैद से पूछा, आपने उसके मंगेतर को कोई बात तो नहीं बताई? और मैं हैरान थी कि वो बहुत फख्र से बता रहा था कि मैंने तो सब कुछ उसके मंगेतर को बता दिया और जो हमारी तस्वीरें थी वो भी दिखाई। मैं इस बात पर खफा हुई। मुझे दिली तकलीफ हुई कि जुनैद ने ऐसा क्यों किया और कहा, यह आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे ज्यादा मैंने जुनैद से इस बारे में बात नहीं की थी और ना ही जुनैद इस मामले में इससे ज्यादा बोला था। अब वही वक्त था कि जुनैद को अपने घर वालों को बताना था और मुझे अपने घर वालों को मनाना था। एक दिन जुनैद अपने घर वालों से मेरी बात करवा रहा था। उसकी वालिदा पहली ही बार बातचीत से बहुत शफीक और नेक दिल खातून मालूम हुई थी। उनके लहजे में मेहरो मोहब्बत और यगानगत टपकती थी। उसकी 2 मासूम बहनें भी थीं, वो भी बहुत अच्छी थीं। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि जुनैद के घर वाले भी उसकी तरह अच्छे हैं और शादी के बाद हम सब मिलकर रहेंगे। मैंने जब अपने घर वालों को जुनैद के बारे में बताया तो कोई भी इस शादी के लिए राजी ना था। मैं भी परेशान हुई कि वो शख्स जिसके साथ मोहब्बत में मैं मोहब्बत के उस दर्जे पर पहुंच चुकी हूं कि खुद को बचा के रखा है तेरे लिए, कोई प्यार से देखे तो बुरा लगता है। और अब अगर मैं उसकी जिंदगी में शामिल ना हो सकी तो मैं क्या होंगी, कैसे जिंदा रहूंगी? ये पहाड़ जैसी जिंदगी तन्हा कैसे गुजरेगी? और मेरा सफरे मोहब्बत, उसका क्या होगा? मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकूंगी कि
मेरी मोहब्बत मेरी ही नजरों के सामने मुझे यूं छोड़े कि उसके बाद हम कभी मिल ना सकेंगे। लेकिन मेरी तो सांसें उसके होने से थी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो साथ ना हुआ और मैं जिंदा हूं। लेकिन जिंदगी ने ये मोड़ भी दिखाया। मैंने दिल को चीर के अपने अश्कों से अल्फाज को लड़ियों में पिरो के दिल के किसी कोने से हिम्मत जमा करके जुनेद को बताया कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। मैं उस वक्त ये चाहती थी कि काश सपने हकीकत होते, हम हर सपने में तुझे देखते। काश जिंदगी में हर दुआ पूरी होती, हम हर दुआ में तेरा साथ मांगते। काश जिंदगी में लफ्ज काश ना होता तो हम आज तेरे होते। उसने जोर दिया कि कुछ भी करो, उन्हें मनाओ। अब मेरे लिए अपने घर वालों को मनाना ऐसा मसला बन चुका था जैसे मेरी जिंदगी और मौत का मसला हो। मैं दिन रात इसी सोच में गुजारती कि कैसे मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करूं। मेरी वालिदा दिल की मरीजा थी। मेरे बार बार एक ही बात पर इसरार की वजह से वो और सब घर वाले बहुत परेशान रहने लग गए थे। मैं वो जो नहीं चाहती थी कि किसी को मेरी वजह से एक कांटा भी चुभे, आज वो थी कि घर के तमाम अफराद मेरी वजह से परेशानियों और तकलीफों का सामना कर रहे थे और मैं मोहब्बत के नशे में खोकर हर वो काम इस बात की परवाह किए बगैर कर रही थी कि इससे मेरे घर पर और खूनी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। एक असर ये पड़ा कि मैं ऐसी बेटी साबित हुई जिसको इस बात का जिम्मेदार ठहराया गया कि उसकी मां अपनी बेटी के दुख की वजह से जिंदगी की बाजी हार के अपनी जान से हाथ धो बैठी और अपनी उस बेटी को भी इस दुनिया में ही छोड़ गई, जो अपनी किस्मत का फैसला करवाने रोज एक ही बात पर इसरार किया करती थी कि मामा मेरी शादी मेरे जुनेद से करवा दो। यही गम इतना शदीद था और मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी कि एक तरफ मेरे घर वालों का जुनेद से शादी के हक में ना होना और दूसरी तरफ मां का मुझे इस तरह छोड़ जाना जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत मां जैसे रिश्ते की थी। ये दुख भी जिंदा था, लेकिन जुनेद की मोहब्बत का दूसरा रुख, शादी की सूरत में ना मिलने का दुख, मां की वफात के गम से सबकत ले गया और ये गम मुझे दीमक की तरह चाटने लगा। उसके बाद जुनेद से दोबारा शादी के मौजू पे बात हुई तो उसने कहा कुछ भी करो लेकिन मनाओ अपने घर वालों को। और अब मां के बाद मैं बाबा से इस बात का इसरार करने लगी। एक पठान खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से मेरा खुद अपने बाप से इस तरह अपनी शादी की बात करना एक गलत काम था, जो इस बात को जाहिर करता था कि मेरी जुनेद से मोहब्बत इस हद तक है कि उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। और मैंने किया भी। मेरे इस रवैये की वजह से सब घर में बहुत परेशान थे और बाबा भी मेरी शादी इतनी दूर पंजाब में नहीं करना चाहते थे। मैं रोज बाबा के पास एक ही फरियाद लेकर जाया करती थी, लेकिन वो नहीं मानते थे। अब मां की वफात का दुख बाबा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो हर वक्त कभी मामा के बारे में सोचते रहते और कभी मेरे बारे में। इसी दौरान उनको एक खानदानी मर्ज कैंसर की तशखीस हो गई, जिसका बर वक्त इलाज ना होना जिंदगी के लिए जानलेवा साबित हुआ। ये एक अलग दुख था बाबा के लिए भी
और सब घर वालों के लिए भी। और माँ की वफात के बाद बाबा का इस तरह बीमार रहना ज्यादा मायूस कुन था। ये मायूसी हमारी तबीयत पर इस कदर गहरा सदमा डालने लगी कि हम दुनिया और माफिया से बेनियाज होके सिर्फ जिंदगी का एक ही रुख देख पा रहे थे, और वो था माँ की वफात के बाद बाप का जिंदगी और मौत की कश्मकश में इस हालत में होना। लेकिन मेरे नजदीक दुनिया का दूसरा रुख अब भी जिंदा था, और वो जुनेद से शादी की तड़प थी। मैं अब भी उसको पाना चाहती थी। बाबा बीमार थे और उनका मर्ज ही उनकी दवा साबित हुआ। दवा भी वो जिसमें शिफा नहीं थी। बिलाखिर वो वक्त आया जो एक और गहरा तरीन सदमा साथ ला रहा था, और वो वक्त था बाबा की वफात का। बाबा भी हमें छोड़ के इस जहाने फानी से रुखसत हो गए। बहुत से जज्बात रोंद के, सहारों को बेसहारा करके, और सबसे बढ़कर ये कि मेरी किस्मत के फैसले को अधूरा छोड़ के रब्बे हकीकी से जा मिले। मामा बाबा की वफात के बाद मैं इस सवाल का जवाब चाहती थी कि आखिर वो मिला ही क्यों था, अगर उसे बिछड़ना ही था, क्योंकि हम एक नहीं हो पा रहे थे। अब बाबा की वफात के बाद जुनेद ने कहा कि तुम अपने भाई से बात करो, कुछ भी करो, लेकिन ये शादी होनी ही चाहिए। लेकिन मैंने महसूस किया अब बहुत कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। जुनेद वो जो मेरे गीत गाते न थकता था, अब उसे मेरी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आया करता था, और वो मेरी बेइज्जती करता था, और तो और मुझे गालियां भी देता। उसने मुझे 3 बार घर से भागने पर मजबूर भी किया, और मैंने भी अपनी मोहब्बत पाने के लिए ऐसा किया। उस वक्त मुझे ये एहसास ही नहीं था कि जिसने वाकई अपना बनाना हो वो भाग के शादी करने का नहीं कहता, वो इज्जत से माँ बाप की दुआओं के साए में रुखसत करके अपना बनाता है। मैंने उसे अपना बनाने के लिए ये काम भी किया, लेकिन ये और बात थी कि हर बार मुझे मेरे मामू और मेरे भाई वापस ले आते थे, और मैं आज भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसे बर्दाश्त करती रही, और यही सोचती रही कि जुनेद आज ऐसा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, और मैं मामा बाबा की वफात के बाद जुनेद से अभी तक शादी ना होने के दुख तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसके बदल जाने का दुख मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। ये दुख शायद सारे दुखों को घेर कर मेरी रूह पे किसी जाबिर हुक्मरान की कायमशुदा सल्तनत की तरह साबित हुआ, जिसकी जालिम हुक्मरानी के बायस ताउन का अजाब मेरी खानदानी बीमारी कैंसर की तशखीस की सूरत में रूनुमा हुआ। उसने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। अब मेरे पास कोई और मसरूफियत भी नहीं थी। महज उस रवैये को सोचते रहने से परेशान रहती और बीमार पड़ गई। वक्त पर इलाज तो शुरू हो गया, लेकिन मामा बाबा की वफात के बाद मुझे भी बाबा वाली खानदानी बीमारी होना यकीनन घर वालों के लिए एक और गहरा सदमा था, जिसका मैं अजाला नहीं कर सकती थी। ये एहसास उस वक्त मुझे हुआ कि मैं जुनेद की मोहब्बत नहीं, उसका इश्क भी नहीं, उसकी जिद बन चुकी हूं, क्योंकि अब उसके दिल में मेरी चाहत नहीं थी। वो मेरी बीमारी के बावजूद ये बात नजरअंदाज करके कि ये बीमारी पहले मेरे बाबा की जान ले चुकी है, बात बात पे मुझे डांटता। उसका ख्याल था कि मुझ पर किसी बात का असर नहीं होता। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता, हालांकि तस्वीर का दूसरा रुख जिससे वो वाकिफ था या नहीं,
लेकिन कम से कम मुझे वो रुख दिखाना नहीं चाहता था। वो ये था कि अब हमारे दरमियान पहले वाला ताल्लुक नहीं था। मैं अब भी मोहब्बत की उसी मंतक की पैरोकार थी जिसकी पहले दिन थी, लेकिन वो बदल गया था। अब वो मुझसे शादी करके महज अपनी जिद पूरी करना चाहता था। वैसे तो मुझे ये बात उसी दिन समझ लेनी चाहिए थी कि जुनेद मेरे साथ भी ये कर सकता है। जब उसने बताया कि उसने फरिया को गालियां दी और बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि एक गैरतमंद आदमी ख्वाह किसी भी हाल में हो, गाली देना उसका शेवा नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त मैं उसकी मोहब्बत के हिसार में थी, इस फलसफे से बेखबर। खैर, मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। मुझे दौरे पड़ने लगे। बीमारी में हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा हो रहा था। उस वक्त मैं मोहब्बत के नशे से बाहर आई और सोचा कि अब से मैं जुनेद से राब्ता खत्म कर दूंगी, उसे कभी नहीं मिलूंगी। मुझे तो इश्क है तेरी आवाज से, तेरी रूह से। तू भी हो मेरा तलबगार, ये जरूरी तो नहीं। अब मेरा भाई मुझे इलाज के लिए दुबई ले गया। वहां मैं 1 साल जेरे इलाज रही। मौत इंसान की जिंदगी की हिफाजत करती है। मेरा आखिरी वक्त अभी नहीं लिखा गया था। मुझे अभी कुछ अच्छा या बड़ा देखना था। दूसरे अल्फाज में ये कि मुझे हकीकत देखनी थी। मैं ठीक हो गई, वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौट गई और पाकिस्तान आ गई। यहाँ आकर मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और अपनी माँ के ख्वाब को पूरा करने के लिए मसाइल की कश्तियां पार लगा के डूबते को तिनके का सहारा की आस पे खुद को इस दलदल से निकाल के एक बार फिर आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो वक्त आया जब मुझे इश्क की वादी से निकालकर इम्तिहान की तरफ लाया गया। ये किस्मत का खेल था कि मैं जिंदा थी, दोबारा से बहुत कुछ देखने के लिए। मेरी बहन ने मुझे बताया कि जब मैं दुबई में जेरे इलाज थी तो कुछ माह पहले जुनेद ने उसे राब्ता किया था और तड़प रहा था कि मेरी गुललाई से बात करवा दो। उसके बाद जुनेद के मैसेजेस आया करते थे, वो कॉल्स किया करता था और मिन्नतें किया करता था कि मुझे माफ कर दो और मुझसे बात करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैंने अब उससे एक लंबे अरसे के बाद बात की थी और उसने मुझसे बहुत माफियां मांगी, मोहब्बत की भीख मांगी और वापस उसी ताल्लुक का तकाजा किया जहां से हमारा रिश्ता शुरू हुआ था। मैं एक बार फिर उसकी बातों में आ गई और उसको माफ कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद वो ऐसी हालत में है कि बुरे हैं कि भले हैं, ये शरफ तो हासिल है कि 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। इसी सोच के साथ मैंने उसे माफ किया, लेकिन ये भी बताया कि मैं उसे राब्ता नहीं रख सकती, मुझे डॉक्टर बनना है। उसने कहा मैं इंतजार करूंगा, चाहे 10 साल भी लग जाए, मैं शादी तुमसे ही करूंगा। मैं उसकी हर बात का यकीन करती रही। मैं समझती रही कि वो पहले जैसा हो गया है, वो मेरा है अब। लेकिन इस बात को भूल गई कि जैसे उसने फरिया को गालियां दी, उसके बाद मुझे भी बुरा भला कहा। उसने फरिया को छोड़ा, यानी वो मुझे भी छोड़ सकता है। मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, इसलिए मैं उसको अपने जैसा ही समझते रहे। उसके बाद मैं हॉस्टल चली गई और मेडिकल की तालीम ले रही थी। मैं वहां मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन मेरे पास लैपटॉप था जिस पर राब्ता हो जाता था। जुनेद ने मुझसे मेरा जीमेल अकाउंट पूछा और मैं उससे जीमेल पर राब्ता करती थी। वो मुझसे मोहब्बत की भीख मांगा करता था कि फकत 5 मिनट बात कर लो, और मैं बात कर लेती
लैपटॉप पे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन था और मैंने उसे एक दिन कहा कि ये ऑप्शन ऑन करो और मुझे अपना मोबाइल फोन दिखाओ। मैंने ऐसा कहा और उसने कर लिया। मैंने देखा कि उसने अपने व्हाट्सएप पे एक नंबर सेव किया था जिसके साथ नीले रंग के दिल का स्टिकर भी लगा हुआ था। मैं जानती थी कि उसका पसंदीदा रंग नीला है और उसने मेरा नंबर भी उसी दिल के साथ सेव किया हुआ था। मैं थोड़ी परेशान हुई और उससे पूछा कि ये किसका नंबर है। वो बोला दोस्त है। मैं हैरान हुई, दोस्त का नंबर वो ऐसे सेव क्यों करेगा? उसने कह तो दिया कि दोस्त है, लेकिन मुझे यकीन ना आया। मैंने कहा अपनी माँ के सर की कसम खाओ, अपनी बहनों की इज्जत की कसम खाओ कि ये नंबर तुम्हारे दोस्त का है और ये कोई लड़की नहीं है। उसने कसम खाई और मैं कुछ पुरसुकून हुई। मैंने नंबर नोट कर लिया और हॉस्टल से घर आई तो मैंने अपनी बहन को इस बारे में बताया। उसने मुझसे नंबर लिया और कहा ये काम तो मुझ पर छोड़ दो। मैंने छोड़ तो दिया, लेकिन मैं परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। मेरी बहन ने उस नंबर पर राब्ता किया और वो वाकई लड़की थी। वो कोई और लड़की होती तो बात जरा मुख्तलिफ होती, लेकिन वो कोई और नहीं, फरिया थी। इश्क में शाह भी फकीर होते हैं, इश्क में ताज भी कांटे होते हैं। फरिया से राब्ता जुनैद ने इस तरह किया कि उसके मंगेतर को अपनी और फरिया की तस्वीरें और मैसेजेस दिखाकर उसकी मंगनी तुड़वा दी और फिर उसके बाद आस्तीन का सांप बनकर आया जिसे वो भी समझ ना पाए कि आस्तीन का वो सांप जो बज़ाहिर हमदर्द बनकर आए लेकिन हकीकत में जानलेवा साबित हो। वो महज सांप ही नहीं बल्कि दुनिया का वो खतरनाक तरीन सांप है जिसका डंक का इलाज ना किया जा सके। जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मोहतात हो जाना कि इसका रंग बदलने में जरा सी देर लगती है। किसी को दुख देना तो इतना सोच कर देना, किसी की आह लगने में जरा सी देर लगती है। जब ये सब मेरी बहन ने मुझे बताया तो मेरे दिमाग पर जैसे सख्ता तारी हो गया हो। मैं सांस लेना भूल गई। मैं माजी, हाल और मुस्तकबिल की जंजीरों से बेखबर होकर ऐसी बेयकीनी की कैफियत में थी कि मेरा दिल ये बात तस्लीम करने से कासिर था, लेकिन मेरा दिमाग वो दिल को जबरदस्ती कायल कर रहा था। जब दिल ये बात मान लेने की कोशिश करता तो दिल करता कि मैं अभी इसी वक्त जमीन में धंस जाऊं, कोई मुझे ना देखे, या फिर किसी ऐसे वीराने में चली जाऊं जहां दुनिया और इसके लोगों के झंझट ना हो। मुझे ऐसा लगा कि जुनैद ने मुझे जीते जी मार दिया है। अब मैं जिंदा तो हूं, लेकिन मेरी जिंदगी कोई नहीं। सांसें तो हैं मगर सांसों की वजह नहीं। जिस्म में जान तो है मगर रूह बेजान है। मैं उस रात बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई। अगर कयास आराई करूं तो मेरी तड़प और मेरी बेबसी मेरे रोने में इस कदर थी कि शायद अगर दरख्त सुन लेते तो अपनी जड़ों समेत कांप उठते। अगर परिंदे सुनते तो घोंसलों को तोड़कर बाहर आ जाते और फिर खौफ के मारे आसमान पर चक्कर काटने लगते। अगर हशरात सुन लेते तो यकीनन जमीन में बिल खोद कर इस कदर नीचे जाना चाहते कि जमीन के नीचे पानी तक जा पहुंचते। लेकिन अगर जुनैद सुन लेता तो उसका क्या? वो तो सुन भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो जानता कि मैंने उसे कितनी मोहब्बत की तो वो कभी ना बदलता। अगर बदल भी गया था तो दोबारा मिलने पर ऐसा ना करता। खैर, वो नहीं समझ सकता था हमको किसके गम ने मारा
ये कहानी फिर सही, किसने दिल तोड़ा हमारा, ये कहानी फिर सही। ये बात भी यहाँ पूरी उतरती है कि हमने सोचा था कि बताएंगे सब दर्द तुमको, पर तुमने तो ये भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो। फरिया ने मेरी बहन को बताया कि जुनेद तो 1 माह पहले मेरे घर 2 बार रिश्ता भेज चुका है। इसके बावजूद उसका गुलेलाई से राब्ता क्यों है? मेरी बहन ने उसे जुनेद के सारे मैसेजेस दिखाए जो मेरे दुबई में होते हुए उसने किए थे। उस दिन फरिया बहुत रोई। उसने एक दर्द भरी आवाज के साथ सांस लिया और बोली, जुनेद ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उसने ये भी राज फाश किया कि जुनेद ने उसे बिला वजह छोड़ा था। उसके बाद मेरे मंगेतर को अपने और मेरे बारे में सब कुछ बताया, जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे जाते वक्त बहुत गालियां दी और अब भी उसने मेरे साथ धोखा किया। ताक में दुश्मन भी थे और पुश्त पर अहबाब भी। पहला तीर किसने चलाया, ये कहानी फिर सही। जुनेद ने बेवफाई 1 से नहीं 2 लड़कियों के साथ की। बेवफाई तो की ही थी, लेकिन फरिया की जिंदगी क्यों बर्बाद की? उसे अपना नहीं सकता था तो कम से कम जिसने अपनाया था उसके साथ ही रहने देता। ये लफ्ज बेवफाई, नफरत है मुझे इससे, और इससे ज्यादा नफरत मुझे बेवफा से है। मैं जब बीमारी के इलाज से पहले खुद उसे छोड़ चुकी थी क्योंकि वो बदल गया था, तो उस पे भी फर्ज था वो जिसके पास जाता उस वक्त फरिया से शादी करता या किसी दूसरी तीसरी लड़की से। मुझे बुरा भी ना लगता और ना ही मेरे जज्बात को कोई ठेस पहुंचती, लेकिन शादी फरिया से और प्यार और झूठे वादे और मोहब्बत की भीख मुझसे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वक्त ऐसा था कि कभी ये हाल कि दोनों में यकदिली थी बहुत, कभी ये मरहला जैसे कि आशनाई न थी। अजीब होती है राय सुखन भी देख नसीर, वहां भी आ गए आखिर जहां रसाई न थी। मैं माँ बाप की अपनी आंखों के सामने मौत, अपनी बीमारी और उसका बदलना भी एक हद तक बर्दाश्त कर चुकी थी, लेकिन ये बेवफाई, ये दोखली मोहब्बत, वो मेरे जज्बात से खेलकर साबित क्या करना चाहता था? वो जानता था कि मैंने उसके कहने पर अपनी पढ़ाई छोड़ी थी और अब दोबारा शुरू करने की वजह मामा के ख्वाब की तकमील थी। फिर भी उसने मुझे इस कदर ज़हनी अजियत क्यों दी कि मैं ना पढ़ सकूं ना छोड़ सकूं? क्यों उसने ऐसा किया? उसको ये सोच भी ना आई कि मैं हाल ही में कैंसर की मरीजा रह चुकी हूं। अगर मुझे उसकी बेवफाई के बारे में मालूम हुआ तो इससे मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। कठिन दौर अभी खत्म नहीं हुआ था मेरी जिंदगी का, अभी भी कुछ था जिसने मुझे जीते जी मार देने के बाद भी दोबारा मारना था। यह शायद ये कहा जा सकता है कि ये तकलीफ मेरी सारी तकलीफ का जनाजा थी। जब फरिया ने जुनेद को उसकी बेवफाई के बारे में बताया कि मेरी बहन ने उसे बात की थी और सारी सच्चाई उसके सामने पेश की, तो वो हवास खो बैठा। ये साबित हुआ कि सच कड़वा ही लगता है। वो बजाय अपने किए पर नादिम होने के भड़क उठा और मेरी बहन को और मुझे बहुत गलीज गालियां देने लगा। एक कमजोर और बेजमीर आदमी अपनी ताकत का रोब औरत पर झाड़ने के लिए गालियां देता है या उस पर हाथ उठाता है। इस बात ने यह भी साबित किया कि जुनेद वो है जिसका कोई जमीर ही नहीं, जो किसी के लिए मुखलिस नहीं। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिश मुख्तसर।
मेरा दर्द और बढ़ा ना दे। ये सब बहुत मुश्किल था। बर्दाश्त ना कर सकी तो माँ से मिली दिल की बीमारी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ। मुझे 3 हफ्ते अस्पताल में जेरे इलाज रहना पड़ा। मैं अस्पताल में थी और अब भी मेरी आंखों में जुनैद की झूठी मोहब्बत के मंजर थे। मेरे दिल पर उसकी की हुई बेवफाई के जख्म थे। मेरे कानों में उसकी दी हुई गालियों की आवाजें गूंजती थी और मेरी रूह वो बेबसी और बेचैनी में इस तरह के बादल सर पे उठाए दुनिया से दूर कहीं दश्त में नंगे पांव उन सारी तकालीफ का बोझ सर पर लिए किसी भटकी हुई दोशीजा के वजूद के हवास बाख्ता सांसों में काटने वाले चक्रों की तरह मेरे जिस्म में मौजूद थी, जिसको शायद ये बेचैनी थी कि वो मेरे जिस्म से निकलकर रबे हकीकी से जा मिले, या फिर वो परेशानियों, आजमाइशों और तकलीफ के इस बोझ को कहीं रखना चाहती थी जो वो उठाए हुए थी। लेकिन अब भी मेरी जिंदगी लिखी हुई थी और मैं ठीक हो गई। मेरे लिए पिछले 2 साल से मुसलसल एक ही रिश्ता आ रहा था, जो इनकार करने के 2-3 माह बाद भी फिर से आ जाया करता था। मैं नहीं जानती थी वो कौन है, बस इतना जानती थी कि उसका नाम साद है। मेरे इनकार की वजह जुनैद था। मैं जुनैद के होते हुए साद के बारे में जानना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब इनकार की कोई वजह नहीं बची थी और हाँ करने में मुझे कोई कबाहत भी नहीं थी, इसलिए मैंने रिश्ता मंजूर कर लिया। बात पक्की वाले दिन साद की बहन ने मुझे बताया कि उसने मुझे एक शादी में देखा था और वो दीवानावार मेरे लिए पागल हो गया था। मैं जब मैट्रिक में थी तो उसने मुझे किसी शादी में देखा। तब से वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन ये सब सुनकर भी मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जुनैद के दिए हुए जख्म अभी ताज़ा थे। गमे जिंदगी ने कुछ ऐसी तलखियां भी दी कि खुशी का वक्त भी आया तो मुस्कुरा ना सके। मेरा साद से निकाह हो गया और निकाह के बाद जब उसने मुझे पहला मैसेज किया तो मैंने उसको अपनी और जुनैद की सारी कहानी बता दी कि मुझ पर क्या कुछ बीता और जुनैद ने मेरे साथ क्या क्या किया। उसने मुझे कुछ नहीं कहा और उसने कहा कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे सब कुछ सच सच कहा और मैं चाहता हूं तुम बस अब मेरे साथ रहो, मेरी बन के रहो। अल्लाह पाक ने साद जैसा इज्जत करने वाला शख्स हम सफर के तौर पर दिया, जो मुझसे मुखलिस भी है, सच्चा प्यार भी करता है और दुनिया की हर खुशी मेरे कदमों में ढेर करना चाहता है। वो मुझ पर जान कुर्बान करने को भी तैयार है। वो बावफा है और मेरा ख्याल भी रखता है। कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा कि फरिया ने उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि अब वो बेचारी बहुत जलील हो चुकी थी। अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन ये मैं नहीं जानती कि उन दोनों का निकाह हुआ या नहीं। खैर, मैं दुआ करती हूँ कि जुनैद अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले और एक नमाजी परहेजगार इंसान बन जाए। लेकिन जब भी वो राह रास्त की तरफ आएगा, वो मुझसे जरूर माफी मांगना चाहेगा, लेकिन उस वक्त उसको याद आएगा कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। फरिया अगर उसके साथ है तो दुआ है कि वो भी उसको धोखा ना दे, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। अब जैसा करोगे वैसा तो भरोगे। इस इखलाकी सबक के जेरे असर उसे उस वक्त से डरना चाहिए कि कोई उसको ऐसा रुसवा ना करे जैसे उसने मुझे किया।
और फरीहा को किया, लेकिन मैं डरती हूं कि उसने अपनी मां के सर की और 2 मासूम बहनों की इज्जत की झूठी कसम खाई थी। वो लड़की नहीं है, हालांकि वो फरीहा थी। जब्त लाजिम है, मगर दुख है कयामत का फराज। जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। ये मेरी जिंदगी की ऐसी कहानी है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसमें मोहब्बत भी है और बेवफाई भी है, जिसमें सब्र भी है और बर्दाश्त भी है, अच्छा वक्त भी है और बुरा भी, जिसमें धोखा भी है और मुखलिसी भी, एहसास भी है और लापरवाही भी, हकीकत भी है और फरेब नजर भी, उम्मीद भी है और मायूसी भी, जिंदगी भी है और मौत भी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं हर लड़की को ये कहना चाहूंगी कि हर किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेना आपको, आपकी जिंदगी को, आपके घर वालों को कहीं का ना छोड़ेगी। जिंदगी में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन किसी पर भरोसा करने से पहले जांच लें आया कोई मुखलिस है या नहीं। अगर आप किसी के साथ हैं और वो मुखलिसी का दिखावा करके ढोंग रचा के आपको घेर ले, तो आंखें खोलें और मालूम होने पर राहें जुदा कर लें, इससे पहले कि वो जिस्म से आपकी रूह जुदा करके आपको जीते जी मार दे। तो कहानी ही के पर्दे में अच्छी लगती है। ऐ जिंदगी, तेरी हकीकत बड़ी दुश्वार है। दोस्तों, ये थी गुलालाई की दुख भरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि तमाम लड़कियों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।